हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स, लॉ और मार्केट के रिलेटेड एक टॉपिक की, जो कि है हमारे देश में चल रहे एक फियर्स बैटल की, जो कि रिलायंस और अमेजन के बीच में है, बट उसमें पिस रही है फ्यूचर रिटेल। तो दोस्तों, आज दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच का ऑर्डर आ चुका है और उस ऑर्डर के अंदर जो सिंगल जज बेंच था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसने SIAC जो कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट थी, उसके इंटरिम ऑर्डर को, जो कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील को रोकने का, मतलब एक तरीके से जब तक SIAC अपना फाइनल ऑर्डर नहीं सुना देती तब तक उसको स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए किया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने फ्यूचर रिटेल के ओनर्स किशोर बियानी को ये तक भी सिविल सूट तक की भी एक तरीके का बोला है कि आप हमें बताएं कि आप पे सिविल सूट क्यों नहीं होना चाहिए। उनको साथ के साथ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और 20 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डालने को कहे हैं, जिससे कि हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन लोगों को फ्री में लग सके। और बोला गया है कि इंटेंशनली आपने SIAC के ऑर्डर को नहीं माना। तो दोस्तों, ये जो ऑर्डर आया है, ये क्या वैल्यू होल्ड करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और क्या ये डील है, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो बेसिकली क्राइसिस है, इसको समझने के लिए हमें 2019 दिसंबर में जाना पड़ेगा, जब फ्यूचर रिटेल की कंपनी, फ्यूचर रिटेल के ओनर्स की कंपनी फ्यूचर कुपोन के अंदर अमेजन ने इन्वेस्टमेंट करी थी 1000+ करोड़ की, और उसकी 50% के आसपास शेयर्स बाय किए थे। ये फ्यूचर कुपन जो कंपनी है, इसका फ्यूचर रिटेल के अंदर 7% समथिंग शेयर है, जो कि जिस वजह से अगर 50% अमेजन ने ओन करा तो अमेजन का डायरेक्टली 3.5% का शेयर फ्यूचर रिटेल में आ जाता है। और जब ये डील हुई थी दिसंबर 2019 में, तो अमेजन ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही थी, जिसको लेके अमेजन इस समय SIAC में सबसे मतलब पुरजोर तरीके से उनकी पैरवी कर रहा है। वो है, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक ब्लैंकेट ऑफ कंपनीज बताई थी जिसके साथ फ्यूचर रिटेल आगे इन फ्यूचर अपने एसेट्स की डील नहीं कर सकता, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसमें से एक थी। दूसरा, उन्होंने बोला था कि आने वाले अगले 3 से 10 साल के अंदर, जैसे कि हमारे देश में अभी FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल जो है अच्छे नॉर्म्स नहीं है, तो जब भी वो नॉर्म्स बनेंगे तो आने वाले 3 से 10 साल के अंदर अगर कभी भी सबसे पहले एसेट बाय करने की बारी आती है, तो अमेजन को हमेशा सबसे पहली इंपॉर्टेंस दी जाएगी फ्यूचर रिटेल द्वारा अपने अमेजन को, अपने एसेट्स को सेल करते हुए। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर वो SIAC में अपनी पैरवी कर रहा है। फ्यूचर रिटेल का जब ये ऑर्डर अगेंस्ट सुनाया था SIAC ने, और उन्होंने कहा था कि इस डील को तब तक रोक दिया जाए जब तक हम इस पर फाइनल आर्बिट्रेटर्स को डिसाइड करके आर्बिट्रेशन का प्रोसेस शुरू नहीं करते। तो फ्यूचर रिटेल ने इसको नहीं माना और इंडिया में आके अपने प्रोसेस को उन्होंने शुरू कर दिया था। CCI से परमिशन ले ली थी, SEBI से परमिशन ले ली थी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो था, अमेजन दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इंटरिम ऑर्डर में क्या कहते हैं, फ्यूचर रिटेल को पूरा का पूरा प्रोसेस रोकने से नहीं रोका। उन्होंने कहा कि केस की हेयरिंग चलने तक जो भी काम वो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जब अमेजन ने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फ्यूचर रिटेल को नहीं इंटरिम ऑर्डर्स में रोका कि वो अपनी इस डील को आगे पुट फोर्थ ना करें, तो वो स्पेशली पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो इसी वजह से जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं मालूम होता। हाँ, आप कह सकते हैं कि वर्चुअली एक बूस्ट मिला होगा अमेजन को, और मार्केट में फ्यूचर रिटेल की किरकिरी करा दी ही उन लोगों ने इस दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से। बट इस दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि केस अभी भी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में स्टेटस को मेंटेन करने को कहा है, और उसकी हेयरिंग अभी अप्रैल में होने वाली है। हरीश साल्वे फ्यूचर रिटेल की तरफ से केस लड़ रहे हैं, और साथ के साथ जो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वहां उन लोगों ने भी 2 लोगों को अपॉइंट कर दिया है, जो एक चूज करा गया था आर्बिट्रेशन के लिए, जो एक चूज करा गया था अमेजन द्वारा और एक चूज किया गया था फ्यूचर रिटेल द्वारा, और उनका आर्बिट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होने ही वाला है बहुत जल्दी। तो एक तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का इतना वैल्यू अब इस डील को लेके नहीं है, क्योंकि केस एक हायर एपेक्स कोर्ट में है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और साथ के साथ आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें तो सिंगापुर भी अपने फाइनल आर्बिट्रेशन के लिए ऑलमोस्ट अपने पैनल डिसाइड कर चुका है, और उसकी सिटिंग भी किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है। अब दोस्तों, हमारा सवाल ये उठता है कि इस पे अब आगे जो फ्यूचर रिटेल के जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट में इसके शेयर्स खरीदे हैं, उनका क्या होगा, और
साथ में इस डील का क्या होगा और जो बैंक से जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा है उनका क्या होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक तो देखते हुए यही लगता है कि ये सारा का सारा मामला काफ़ी असमंजस में है। इसमें से कौन जीत के बाहर आएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर पक्ष का अपना एक मत है और अभी तक उनके ऊपर कोई स्टैटिक ऐसा लॉ नहीं है जिससे हम लोग इसे डिफाइन कर पाए। जहां पे किशोर बयानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल ये कह रही है कि फ्यूचर कूपन में शेयर बाय करने का मतलब फ्यूचर रिटेल की ओनरशिप, यानी कुछ 1,500 करोड़ रुपए के आप पैसा लगाएं और आप 30,000 करोड़ की कंपनी में अपनी से बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। और फ्यूचर कूपन और फ्यूचर रिटेल का कुछ भी लेना देना नहीं है उस एग्रीमेंट से जो दिसंबर में हुआ था। दूसरा, उन्होंने सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट को ये तक भी लिख के बोला है कि वो फ्यूचर रिटेल को उस ऑर्डर से बाहर करें और अपने ऑर्डर को दोबारा रिव्यू करें। साथ के साथ एफडीआई के नॉर्म्स भी इंडिया के अंदर, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर भले ही इंटरिम ऑर्डर को मेंटेन करते हुए लगाया है एसआईएसी का, यानी सिंगापुर की जो कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया था, आप इंटरिम ऑर्डर का मतलब समझिए कि वो फाइनल ऑर्डर नहीं था, एक इंटरिम ऑर्डर था कि जब तक हम लोग इस पे आगे आर्बिट्रेशन नहीं कर देते आप इसको रोक दीजिए डील को। उस ऑर्डर को उन्होंने अपहेल्ड किया है, मगर उस पूरी हेयरिंग के दौरान भी उन लोगों ने जो दिसंबर के अंदर फ्यूचर कूपन और रिलायंस फ्यूचर कूपन और अमेजन की डील हुई थी उसके अंदर उन्होंने इस बात का मेंशन किया कि अमेजन ने फेमा और ईडी का मतलब फेमा का उल्लंघन किया और ईडी को उन लोगों ने रिकमेंड करा था कि इस डील को देखा जाए, क्योंकि उन्होंने 49% ओनरशिप बाय करने के लिए जो शेयर बाय करे थे उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट अप्रूवल ओनरशिप बाय करने के लिए अभी तक नहीं लिया था। तो इसलिए जो फ्यूचर रिटेल का जो केस है वो इस तरीके से स्ट्रांग हो जाता है कि एफडीआई इंडिया के अंदर अभी भी मल्टी ब्रांड रिटेल में इतना स्ट्रांग नहीं है, और अमेजन ने अगर 49% शेयर बाय करें तो ओनरशिप के लिए उससे परमिशन लेनी थी इंडियन गवर्नमेंट से, और क्या वो परमिशन उसने ली है, क्या उसके पास वो परमिशन है, और अगर नहीं है तो फिर किस हक से वो फ्यूचर कूपन की डील का सहारा लेके फ्यूचर रिटेल की डील को रोक सकता है, क्योंकि जब ओनरशिप उसने इंडियन गवर्नमेंट से ली ही नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से एक और इसके अंदर जो मसला है वो है कि आप इतना ब्लैंकेट कवर 10 से 15 कंपनीज टोटल हैं जिनको अमेजन ने मना करा कि फ्यूचर रिटेल के साथ काम नहीं कर सकती, तो क्या ये एक तरीके का रिग्रेसिव क्लॉज था, और क्या ये किसी कंपनी को फोर्स किया जाने वाला क्लॉज था, क्योंकि कंपनी उस समय डेट में थी 3,000 3,500 के, आपने उसको पैसा दिया, तो क्या इसमें फिड्यूशरी एक प्रेशर बनाया गया कि आप ये पैसा लीजिए मगर ये साथ के साथ एक डेथ वारंट साइन करिए जिसमें आप 15 कंपनी के साथ आगे फ्यूचर में कहीं डील नहीं कर सकते, और आप हेजेमनी बनाना चाहते थे अपनी कि ये कंपनी डूबे और आप इसमें फिर लो वैल्यू पे एसेट्स को खरीदें। तो ये भी एक केस है जो हरीश साल्वे ने पुट फोर्थ किया है सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो इन दोनों इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट का जवाब आना भी बाकी है, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो सिंगापुर में है उसके दो आर्बिट्रेटर्स का बैठकर इसके ऊपर डिसाइड करना भी बात है। कुछ लीगल एनालिस्ट का मानना है कि जो एसआईएसी का इंटरिम ऑर्डर है वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा कि एफडीआई का इंडिया के अंदर जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और अमेजन ने उनको भले ही इन्वेस्टमेंट करके 49% शेयर खरीदे हो मगर गवर्नमेंट से उन्होंने ओनरशिप का अप्रूवल नहीं लिया था, और ना ही उन्होंने उन एफडीआई के रूल्स को फॉलो किया था, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक इस केस के अंदर जो कि इन्हीं का केस था उसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने इस बात को माना भी है कि फेमा का उल्लंघन देखा जा सकता है प्राइमा फेसी में, और ईडी को इस पे जांच करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मानना यह कि केस अभी भी असमंजस में है, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से कुछ भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी सब जुडिस है, और एफडीआई के रूल्स को देखते हुए और दिल्ली हाईकोर्ट के जो फेमा का जो एक वो आया था ऑब्जर्वेशन, उसको देखते हुए लगता है कि अभी भी ये पहिया किस भी तरफ पलट सकता है और फ्यूचर रिटेल इसमें से अभी भी बाजी मारता हुआ निकल सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर। हाँ, ये एक क्या कहते हैं, एक ऐसी बैटल है जो थोड़ा सा और लंबी खींचेगी, और फ्यूचर रिटेल का जो गैस है वो कहां तक चलता है उस पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ रिलायंस ने कम से कम इस साल के एंड तक तो रिलायंस फ्यूचर रिटेल को पूरा सपोर्ट करेगा, और उन्होंने अपना जो अंदर के एम्प्लॉइज का जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज था वो स्टार्ट कर दिया है, और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देना फ्यूचर रिटेल को शुरू कर दिया है रिलायंस ने। तो अगर आप रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का जो अंदर खाते जो काम चल रहा है अगर आप उस पर नजर रखें तो आप एक तरीके से कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस को पता है कि उनका केस स्ट्रांग है और वो अमेजन को पटकनी दे देंगे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, और फ्यूचर रिटेल का पलड़ा भारी है
या अमेजन का पलड़ा भारी है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि सिटिंग होने वाली है अप्रैल के एंड में बताएगा, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और एक फॉरेन कंपनी आके इंडिया की 2 कंपनीज को इतनी बुरी तरीके से हरास कर रही है अपनी पावर के दम पे, तो ये हमारे देश के कानून के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे लेजिस्लेटर्स को जो बैठे हुए हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसे, क्योंकि आपको पता ही है पेटीएम में सॉफ्ट बैंक का कितना पैसा है, आपको पता है फ्लिपकार्ट के अंदर क्या है, आपको पता है ओला के अंदर क्या है, तो ऐसे तो कोई भी फॉरेन कंपनी बाहर से आके अपने मनी पावर को यूज करते हुए इंडियन कंपनीज, इंडियन ओनर्स को हरास कर सकती हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में हम लोगों के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन होने वाला है इंडियन इन्वेस्टर्स को और लेजिस्लेटर्स को भी, अगर वो चाहें इससे सीखना।